वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। स्टडी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हम जियोग्राफी को पढ़ रहे हैं जिसके अंदर हमने 6 अध्याय को पहले पढ़ लिया है, जिसकी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो आप उन्हें जा करके जरूर देखें। जियोग्राफी के अलावा हम हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं और उसी के साथ सिविक्स को भी पढ़ रहे हैं, ताकि सीटेट का पेपर आने से पहले आपकी जो प्रिपरेशन है वो पूरी तरह से अच्छे से हो जाए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम अध्याय 7 को पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है मानव पर्यावरण, वास स्थान तथा परिवहन। बेसिकली इसके अंदर हम ह्यूमन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे। किस तरह से ह्यूमन एनवायरनमेंट क्रिएट होता है, ह्यूमन एनवायरनमेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि मानव पर्यावरण का क्या मतलब होता है, मानव का जो वास स्थान है जहाँ पर वो रहते हैं यानी कि सेटलमेंट प्लेस किसे कहते हैं, कैसे वो बनता है, और परिवहन मानव जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस किस प्रकार के परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट सुविधा का इस्तेमाल करता है। इसमें से भी कई सवाल आपके सीटेट में आए हैं, डायरेक्टली आए हैं, इसलिए इस तरह से इसको तैयार किया गया है। आप एक बार इसको पढ़ भी लेंगे, यानी कि आप एग्जाम देने से पहले भी अगर आप पढ़ लेते हैं, सारी वीडियोस को देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं अध्याय 7 को, जिसका नाम है मानव पर्यावरण, वास स्थान तथा परिवहन। सबसे पहले हम जानते हैं कि वास स्थान यानी कि रहने की जो जगह होती है उसका क्या मतलब होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, इसमें बताया गया है कि वास स्थान उस स्थल को कहते हैं जहाँ लोग निवास करते हैं। जहाँ पर लोग यानी कि काफी सारे लोग एक साथ रहते हैं, उस स्थान को क्या कहेंगे हम, उनका वास स्थान। ठीक है। निवास करने वाले लोगों की संख्या घटती या बढ़ती रहती है, ये हम सबको पता है। आप जिस भी कॉलोनी के अंदर रहते होंगे, जिस भी गांव कस्बों में रहते होंगे, तो वहां पर कभी लोगों की संख्या बढ़ जाती होगी, कभी घट जाती होगी। वास स्थान कुछ तथा बहुत घरों का समूह हो सकता है। ये एमसीक्यू में इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि वास स्थान क्या हो सकता है। इनमें से कुछ ऑप्शन दे सकते हैं आपको कि लोगों के निवास को कहते हैं, या फिर बहुत घर या जो घरों का समूह होता है उस स्थान को क्या कहते हैं, तो वास स्थान कहते हैं। तो आप बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इसको याद रखेंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छोटे छोटे गांव से लेकर बड़े से बड़ा शहर भी वास स्थान के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि वहां पर लोग निवास करते हैं। सामान्यतः वास स्थान में रहना ही शामिल नहीं होता, वरन अन्य कई प्रकार की गतिविधियां वास स्थान के साथ संलग्न होती है। ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि वास स्थान का केवल यही मतलब नहीं होता कि वहां पर लोग रहते हैं, इसके अलावा वो जो कार्य करते हैं, अलग अलग कार्य जो करते हैं, वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। वास स्थान अनेक कारकों से प्रभावित होता है। निवास अवधि के आधार पर वास स्थान को स्थायी निवास तथा अस्थायी निवास के रूप में बांटा जाता है। तो निवास कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के, एक स्थायी निवास परमानेंट सेटलमेंट और दूसरा टेम्पररी सेटलमेंट। स्थायी निवास का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपना सर्वाधिक समय वहीं गुजारता है। जब व्यक्ति कहीं किसी कार्य से कुछ समय के लिए ठहरता है तो वह अस्थायी निवास कहलाता है। जैसे कि आप लोग किसी एक गांव में अगर रहते हैं काफी लंबे समय से, या वही आपका निवास स्थान है, तो आप वहां पर क्या है, परमानेंट सेटल है। लेकिन आप कहीं घूमने जाते, आप कहीं घूमने जाते हैं, किसी दूसरे राज्य में गए या किसी दूसरे क्षेत्र में गए, वहां पर आप अपना कुछ समय अगर बिता रहे हैं, तो वो आपका टेम्पररी सेटलमेंट होगा, यानी कि अस्थायी निवास होगा। आप वहां पर परमानेंट नहीं रहेंगे। तो आप समझ गए होंगे कि स्थायी निवास किसे कहते हैं, जहां पर हम अभी रहते हैं। आपका जो अपना घर है वो क्या है, आपके लिए स्थायी निवास है। लेकिन इसके अलावा आप जहां भी जाते हैं, चाहे अपने दोस्तों के घर जाते हो, स्कूल जाते हो, नाना के घर, नानी के घर, आप जहां भी जाते हैं वो सभी क्या है, आपके लिए अस्थायी निवास है। ठीक है। अस्थायी निवास दिन, माह, वर्ष आदि कितने समय का भी हो सकता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि गर्मी के छुट्टी के टाइम में कुछ बच्चे जो हैं वो 2-3 महीने के लिए गाँव चले जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो गाँव है उनका, वो उनका स्थायी निवास हो गया। वो अस्थायी निवास ही है, क्योंकि वो वापस जो है अपने स्थायी निवास पर आने वाले हैं, जिस भी शहर या गाँव में वो रहते हैं। सामाजिक आर्थिक संरचना, जनसंख्या, जनघनत्व आदि के आधार पर वास स्थान का विभाजन ग्राम तथा शहर में किया जाता है। गांव का विभाजन भी अनेक आधारों पर किया जाता है, जैसे छोटे गांव कस्बा हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि सामाजिक आर्थिक संरचना, कि वहाँ की स्थिति किस प्रकार है, जनसंख्या कितनी है, जनघनत्व कितना है, इसके आधार पर बताया जाता है कि वो जो क्षेत्र है वो ग्राम के अंतर्गत आता है, यानी कि गांव के अंतर्गत आता है, या शहर के अंतर्गत आता है। जैसे दिल्ली क्या है, एक शहर है, लेकिन दिल्ली में ही कई छोटे छोटे ऐसे हिस्से हैं जो गांव के नाम से जाने जाते हैं। गाँव से हमारा सीधा तात्पर्य यह हो जाता है कि गाँव का मतलब हो गया पुरानी पारंपरिक चीज़ें जो उसमें चल रही हैं, ट्रेडिशनल पहले से जो चलता आ रहा है, वो सभी चीज़ें क्या है, गाँव के अंतर्गत आती हैं। शहर के अंदर ये सब कुछ नहीं होता। शहर से हमारा मतलब होता है अच्छा परिवहन, बड़ी-बड़ी फैक्ट्रीज़, बहुत सारा काम वहाँ पे, यानी कि काम करने की बहुत सारी जगह होती है।
आप कहीं भी जॉब करने के लिए जा सकते हैं, प्रोफेशनल तरीके से लोग रहते हैं, बड़ी-बड़ी बिल्डिंग है, ये सभी क्या है शहर को दर्शाती हैं। तो गाँव और शहर में जो अंतर होता है वो इन सभी यानी कि सामाजिक आर्थिक संरचना, जनसंख्या घनत्व या जनघनत्व आदि के आधार पर ही किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राम निवास स्थान के बारे में और शहर निवास स्थान के बारे में। तो चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं ग्राम निवास स्थान के बारे में कि ये क्या होता है। तो आपको पता होगा ग्रामीण निवास स्थान, ग्रामीण का मतलब हो गया गाँव का एरिया, तो जो लोग परमानेंट गाँव में रहते हैं उनके बारे में। जैसे आपके पिताजी या दादाजी जो रहा करते थे। तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, ग्रामीण निवास स्थानों यानी कि रूरल सेटलमेंट। तो ग्रामीण क्षेत्रों को क्या कहते हैं हम, रूरल, और शहरी क्षेत्रों को क्या बोलते हैं, अर्बन। ठीक है, कई बार आप फॉर्म भरते होंगे तो आपको ये फिल करने के लिए आता होगा। तो ग्रामीण निवास स्थानों यानी कि रूरल सेटलमेंट में क्षेत्रों के अनुसार विविधता पाई जाती है। आर्थिक तथा सामाजिक कारक भी ग्रामीण निवास के स्वरूप को प्रभावित करते हैं। ग्रामीण निवास स्थान सघन तथा प्रकीर्ण हो सकते हैं। सघन यानी कि बहुत ज्यादा भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। देखिए इसके अंदर आगे बताया गया है, पहला है समूहबद्ध आवास, जहां लोग समूह में रहते हैं। नाम से आपको पता चल जाना चाहिए। यह आवास बहुत ही संघनित होते हैं। घरों का निर्माण एक साथ समूह में किया जाता है। आपने गांव में देखा होगा कि काफी लंबे एरिया तक जो घर होते हैं वो एक समान बने होते हैं। उत्तरी भारत की गंगा घाटी में इस तरह के आवास देखने को मिलते हैं। उत्तरी भारत की गंगा घाटी के आसपास के जो आवास है यानी कि जो ग्रामीण आवास है, वहां पर किस प्रकार के आवास देखने को मिलते हैं, तो समूहबद्ध आवास, जहां पर घरों का निर्माण एक समूह में ही किया जाता है। ठीक है। दूसरा टाइप देखिए, अर्ध गुच्छित आवास, सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। इस प्रकार के आवास समूहबद्ध आवास से कम सघन होते हैं। इस प्रकार के आवास समूह में तो होते हैं लेकिन बीच में अंतराल होता है, यानी कि बीच बीच में क्या होता है, गैप होते हैं इसके अंदर। ठीक है। ऐसे आवास उत्तर भारत तथा दक्षिण भारत में बहु यातायात में पाए जाते हैं। यानी कि कहाँ पर मिलते हैं ये, तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बहुतायात में पाए जाते हैं। तो कहाँ पर मिलते हैं ये, उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में। बहुतायात का मतलब हो गया अनेक प्रकार के, यानी कि अनेक घर जो हैं इसी तरह के वहां पर पाए जाते हैं। किस तरह के, तो अर्ध गुच्छित आवास। तीसरा है उपग्राम यानी कि हेमलेटेड सेटलमेंट। इस प्रकार के आवास हिमालय के क्षेत्र में तथा मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ग्राम वस्तुतः बहुत से या कुछ छोटे छोटे समूहों में विभाजित होते हैं। ये विभाजन सामाजिक आधार पर हो सकता है, आर्थिक आधार पर हो सकता है, या इसके अलावा अन्य कारक जो है जाति वगैरह के आधार पर भी ये विभाजन आपको गांव में देखने को मिलेगा और इसको आपने अनुभव भी किया होगा। यही विभाजन जो है ना शहर में काफी कम देखने को मिलता है। इसके बाद फोर्थ था विच्छिन्न आवास, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये हैमलेट से भी छोटे होते हैं। ऐसे आवास एक या दो घरों के समूह में पाए जाते हैं। ये अति दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में या जहां पर जनसंख्या बहुत ही कम होती है केवल वहीं पर पाए जाते हैं। तो ग्रामीण वास स्थान के बाद है शहरी वास स्थान। तो चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो शहरों का स्वरूप तथा वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है। भारत में शहर की संरचना हेतु निम्नलिखित शर्तें निर्धारित की गई हैं, जो कि किस प्रकार है, तो जनसंख्या जो है कम से कम 5,000 या इससे अधिक होनी चाहिए। शहर की कुल आबादी का 75% भाग गैर कृषि कार्य में संलग्न होना चाहिए। जबकि गांव के अंदर क्या होता है, यानी कि ग्रामीण हिस्से में क्या होता है, कृषि कार्य में ज्यादातर वहां के लोग रहते हैं, जबकि शहर में कृषि कार्य में ज्यादातर लोग नहीं रहते हैं। इसके बाद है शहर का जनघनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए कम से कम। देखिए आगे क्या बताया गया है, भारत में शहरी आवास के निम्नलिखित प्रकार हो सकते हैं। आइए एक बार देखें। तो पहला है दिल्ली, भोपाल, ग्वालियर जैसे स्थलों का प्रशासन उसी स्थल की प्रशासनिक व्यवस्था द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरा है मिलाई, कोयम्बटूर, मुंबई, हुगली, जमशेदपुर आदि ऐसे स्थल क्षेत्र हैं जहां बहुत सारे औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है, यानी कि बड़े बड़े जो है यहाँ पर उद्योग बनाए गए हैं। उसके बाद है रानीगंज, झरिया, अलंकेश्वर आदि स्थानों से वृहद पैमाने पर खनिजों को निकाला जाता है। तो खनिज ज्यादातर कहाँ से मिल जाते हैं यहाँ पर, तो ये शहर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे क्षेत्र जहाँ सैन्य प्रतिष्ठानों की स्थापना की गई है, कौन कौन से क्षेत्र हैं वो, अंबाला, जालंधर, उधमपुर आदि। सैन्य प्रतिष्ठान का मतलब होता है जहाँ पर सैनिक अड्डे हैं। इसके बाद देखिए आगे क्या बताया गया है, ऐसे स्थल जहां वृहद तथा विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई है, जैसे कि रुड़की, वाराणसी, अलीगढ़, इलाहाबाद आदि। ठीक है। इन स्थलों पर स्थित शिक्षण संस्थानों का शिक्षा के प्रसार में विशेष योगदान रहा है, हमेशा से ही रहा है। ठीक है। आगे है ऐसे स्थल जिनका धार्मिक
सांस्कृतिक व ऐतिहासिक महत्व रहा हो, जैसे कि वाराणसी, मथुरा, अमृतसर, अजमेर, पुष्कर, हरिद्वार, उज्जैन आदि। ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनका किसी न किसी प्रकार से रिलेट जो है वो धर्म से होता है, किसी संस्कृति से होता है, या फिर कोई अपना ही ऐतिहासिक यानी कि हिस्टोरिक मूवमेंट रहा है इसका। ठीक है, उसके बाद है पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल, जैसे कि नैनीताल, शिमला, मदुरै, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू आदि। ये जो है पर्यटन के लिए काफी फेमस है भारत के अंदर। ऐसे स्थलों पर लोग मनोरंजन के लिए आते हैं। ये स्थल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण है। यहाँ तक हमने जान लिया शहरी और ग्रामीण आवास स्थानों के बारे में। तो इसके बाद है परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट। तो परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसा साधन है जो व्यक्ति एवं वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करने में सहायता करता है। ये हम सबको पता होगा, हम परिवहन का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह खुद को ले जाने के लिए या हम अपनी किसी वस्तु को ले जाने के लिए। वर्तमान समय में परिवहन विकास का सूचक है। तो जिस देश का परिवहन जितना अच्छा होता है ना, ये माना जाता है कि वो जो देश है ना वो उतना ही डेवलप है। यह आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सशक्तिकरण का कारक है। ठीक है, परिवहन को भौगोलिक स्वरूप के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया जाता है। क्या आप उनका नाम बता सकते हैं? तो देखिए, पहला टाइप है सड़क परिवहन। तो पहला प्रकार कौन सा है परिवहन का? तो सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन यानी कि रोडवेज कम एवं मध्यम दूरियों के लिए सबसे सस्ता तथा सर्वाधिक सुगम साधन है। इसका निर्माण भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाकों में भी किया जा सकता है। भारत सड़क नेटवर्क में विश्व में अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है। ये नोट करने वाली बात है कि भारत जो है सड़क परिवहन के मामले में विश्व में दूसरा स्थान रखता है। पहले पर कौन है? तो अमेरिका। आगे देखिए क्या बताया गया है। भारत में प्रबंध के आधार पर सड़कों को 3 प्रकार के वर्गों में रखा गया है। पहला होता है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा होता है राज्य राजमार्ग और तीसरा होता है सीमावर्ती सड़कें, जो हमारी बॉर्डर के पास होती हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे क्या बताया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, प्रबंधक एवं रख रखाव की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। ठीक है, यह कार्य परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता है। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई 2.4% है, परंतु कुल सड़क परिवहन में इनका स्थान 40% है। एक्सप्रेस हाईवे उच्च गति वाले सड़क मार्ग है। तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया सड़क परिवहन के बारे में। इसके बाद हम पढ़ते हैं रेल परिवहन के बारे में। तो रेल परिवहन, जिसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, रेलवेज, स्थलीय भाग पर दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ता है। यह परिवहन का तीव्र साधन है। यह एक साथ बहुत से स्थानों को जोड़ता है तथा इसमें बहुत से लोग एक साथ यात्रा कर सकते हैं। यानी कि जो सड़क परिवहन है उसका ये विस्तृत रूप है, बड़े वाला रूप है। कौन सा? तो रेल परिवहन। भारत में प्रथम रेल मार्ग 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको इसको याद करना है। एक दो बार आप पढ़ लेंगे तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। भारतीय रेलवे एशिया का दूसरा तथा विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो ये भी आपको याद रखना है। सर्वाधिक रेलवे का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस तथा चीन में है। यानी कि भारत से ऊपर जो 3 देश है वे कौन से हैं? तो सबसे पहले यूएसए, उसके बाद रशिया यानी कि रूस और उसके बाद चीन, और चौथे नंबर पर कौन है? भारत। ये विश्व में, एशिया में सबसे बड़ा जो नेटवर्क है वो चीन का है, क्योंकि चीन जो है वो एशिया के अंतर्गत आता है, जबकि अमेरिका और रूस जो है वो एशिया के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो एशिया में भारत जो है दूसरे नंबर पर आता है अपने रेलवे परिवहन नेटवर्क में, और विश्व में चौथे नंबर पर। भारतीय रेलवे का विभाजन 17 जोनों में किया जाता है, जिसमें एक मेट्रो रेल है जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता में। तो इस पैराग्राफ में आपके लिए काफी सारे क्वेश्चंस बने हैं, आप उनका ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से। इसके बाद देखिए कुछ और बताया गया है रेल के बारे में। तो विवेक एक्सप्रेस भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली एक्सप्रेस है। कौन सी ट्रेन है ये? तो विवेक एक्सप्रेस, जो असम के डिब्रूगढ़ से तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाती है। इसका रूट है ये। कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। कौन सी ट्रेन है ये? तो विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे क्योंकि ये आपसे पूछा जा सकता है। भारत का सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है। ये भी आपको याद रखना है। किसी को इसकी लंबाई याद है? नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर बताएं आप, कि भारत का जो सबसे बड़ा प्लेटफार्म है जो गोरखपुर का रेलवे स्टेशन है, इसकी लंबाई कितनी है? आप इसका आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। इसके बाद है मुंबई तथा अहमदाबाद के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अभी तक भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली एक्सप्रेस कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस है, जो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है।
देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो आपको बीच-बीच में चीज़ें पता चल रही है ना, यही सवाल पूछे जाते हैं आपके एग्ज़ाम्स के अंदर, तो ये आपको याद रखना है। आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन तो करें, साथ-साथ में ये जो टॉपिक्स हैं ना, ये एनसीईआरटी बुक्स के हैं, यानी कि 6 से लेके 8 तक की क्लास के हैं, तो उनमें अगर आप किन्हीं बच्चों को जानते हैं, तो उनको भी ये शेयर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, आपको भी फ़ायदा होगा और उन बच्चों को भी फ़ायदा होगा। जिनको जनरल नॉलेज पढ़ना है, उनको भी फ़ायदा होगा। तो भारत में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन का क्या नाम है? गतिमान एक्सप्रेस। ये कहाँ से कहाँ चलती है? तो दिल्ली से आगरा के बीच चलती है, यानी कि दिल्ली से लेकर के आगरा तक जाती है। इसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस का स्थान है, यानी गतिमान एक्सप्रेस नहीं थी तब, सबसे तेज जो है वो शताब्दी चला करती थी, लेकिन गतिमान के बाद सबसे तेज जो है वो गतिमान एक्सप्रेस ही चलती है। भारत स्पेन की मदद से टेलगो ट्रेन परिचालन कर रहा है, जो भारत की सबसे तीव्रगामी ट्रेन होगी, यानी आने वाले टाइम में भारत में जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन होगी, वो कौन सी ट्रेन होगी? तो टेलगो ट्रेन। अभी इसका ट्रायल चल रहा है और ये भारत जो है स्पेन की मदद से कर रहा है, यानी कि ये जो ट्रेन है वो स्पेन के अंदर चलती है। स्पेन जो एक कंट्री है वो इंडिया की इसमें मदद कर रहा है। अब ये जो है वो भारत में चल नहीं रही है, इसलिए अभी जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है उसका नाम है गतिमान एक्सप्रेस। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। आगे देखिए क्या बताया गया है। कोंकण रेलवे का विस्तार मुंबई के निकट रोहा से मंगलोर के बीच 760 किलोमीटर है। इस रेलवे नेटवर्क का मुख्यालय कहाँ पर है? तो नवी मुंबई में है। कोंकण रेलवे की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में, इसके बाद कर्नाटक में तथा गोवा में है। यह पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। कारबुडे सुरंग कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। इस वाले को आप याद रखेंगे। कारबुडे सुरंग कोंकण रेलवे मार्ग की सबसे लंबी सुरंग है। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ज्यादा जो सवाल इसमें से पूछे जा सकते थे वो यही थे। विवेक एक्सप्रेस के बारे में पूछा जा सकता था, गतिमान एक्सप्रेस के बारे में पूछा जा सकता है, या भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई है ये आपसे ये पूछा जा सकता है। फ्यूचर के अंदर भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी होगी, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, तो आप इनको याद रखेंगे। आगे देखिए कुछ बात बताई गई है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग चीन तथा स्पेन के बीच कांगो लाइन है। ये विश्व की बात हो रही है, तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो चीन तथा स्पेन के बीच, यानी कि चीन से स्पेन तक जाती है ट्रेन, जो चीन के यूवी तथा स्पेन के मैड्रिड को जोड़ता है। दूसरा सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन है, जो सेंट पीटर्सबर्ग को व्लादिवोस्टॉक से जोड़ता है। परिवहन का एक और जो साधन है वो है जल परिवहन। तीसरा जो टाइप है वो है जल परिवहन। जल परिवहन यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट सबसे पुराना तथा सस्ता परिवहन है। ये आज भी सबसे सस्ता परिवहन है। जल परिवहन को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। एक है आंतरिक परिवहन, दूसरा है बाह्य परिवहन। आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन में किसी देश की सीमा के अंदर स्थित नदियों तथा नहरों द्वारा संचालित परिवहन आता है। यानी कि कोई देश है उसके अंदर ही अगर वो एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाया जा रहा है इसके अंतर्गत, तो वो कहाँ पर आएगा? तो आंतरिक जल परिवहन में। और एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं तो वो बाह्य परिवहन के अंतर्गत आएगा। कुछ देशों के मुख्य आंतरिक परिवहन के बारे में बताया गया है। तो पहला देखिए यहाँ पर अमेजन नदी परिवहन प्रणाली जो कि ब्राजील में है, मिसिसिपी परिवहन प्रणाली जो यूएसए में है, ग्रेट लेक परिवहन प्रणाली जो यूएसए में है, मरे डार्लिंग परिवहन प्रणाली जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, टेम्स नदी परिवहन प्रणाली। ठीक है, ये कुछ आंतरिक परिवहन बताए गए हैं कुछ देशों के। भारत में कुल 111 राष्ट्रीय जल परिवहन तंत्र हैं, तो आप इसको याद रख सकते हैं। जल परिवहन जो है मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला आंतरिक, जो देश के अंदर ही एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाते हैं, और दूसरा है बाह्य परिवहन, जो एक देश से दूसरे देश में व्यापार या सामान को लेके आते या जाते हैं। जल परिवहन के बाद जो एक परिवहन है वो है वायु परिवहन। ये सबसे महंगा और सबसे तेज परिवहन है। ठीक है, यानी कि वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट सबसे तीव्रतम परिवहन है और साथ ही ये सबसे महंगा भी है। वायु परिवहन भौगोलिक संरचना, सागरों, महासागरों आदि के अवरोध से मुक्त है, क्योंकि ये तो बाई एयर यानी कि हवा में जाती है, तो इसको भौगोलिक संरचना से कोई लेना देना नहीं है कि जमीन कैसी है, उबड़ खाबड़ है कि सिंपल है, बांध बना है कि नहीं बना है, रोड है नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ये तो ऊपर जाती है। केवल इसको क्या चाहिए? अपना एयरपोर्ट चाहिए जहां पर ये लैंड कर सके और टेक ऑफ कर सके। वायु परिवहन दो स्थानों को सबसे कम दूरी से एक दूसरे से जोड़ता है। असल में वायु परिवहन क्या है ना, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एकदम सीधी रेखा में ये जाता है। ठीक है, विस्थापन आपने पढ़ा होगा क्लास 9 के अंदर, डिस्प्लेसमेंट जिसको बोलते हैं। किसी भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का जो सबसे कम दूरी का जो रास्ता होता है ना, वो उसकी सीधी लाइन होती है। इसी सीधी लाइन को हम क्या बोलते हैं? विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सबसे कम रास्ता होता है और वायु परिवहन जो है ना वो इसी तरह से जाता है, इसलिए सबसे तीव्र माना जाता है, लेकिन साथ ही ये सबसे महंगा भी है।
आगे देखिए, वायु परिवहन की नींव राइट बंधुओं के हवाई जहाज के निर्माण से देखी जा सकती है। ये आपको याद होगा कि एरोप्लेन या एयरप्लेन का जो आविष्कार है वो किसने किया था, तो राइट ब्रदर्स थे वो। भारत में पहली बार वायु परिवहन का उपयोग वर्ष 1911 में इलाहाबाद तथा नैनी के बीच डाक परिवहन के लिए किया गया था, यानी कि इसमें पोस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया गया था। ये आपको याद रखना है कि कब किया गया था, 1911 में। भारत की भौगोलिक विविधता के कारण वायु परिवहन का महत्व काफी बढ़ जाता है। एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस के विलय के बाद एयर इंडिया घरेलू तथा बाहरी हवाई सेवा प्रदान करती है। यानी एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस जो थी ये आपस में मर्ज हो गई हैं, एक कंपनी बन गई है। एयर इंडिया जो है वो भारत की गवर्नमेंट वायु परिवहन यानी कि एयर ट्रांसपोर्ट में काम करती है। ये नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही लेवल पर काम करती है, यानी कि घरेलू देश के अंदर भी वायु परिवहन प्रदान करती है और देश के बाहर भी, यानी कि घरेलू और बाहरी दोनों तरह की सेवा जो है ये प्रदान करती है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का गठन 1995 में किया गया, जो हवाई अड्डों का प्रबंध करता है। राष्ट्रीय विमानन प्रबंधन व अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। कहाँ पर है इसका हेड ऑफिस, तो नई दिल्ली में। उड़ान प्रशिक्षण विद्यालय जो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। यहाँ पर सिखाया जाता है कि किस तरह से हम प्लेन को उड़ाते हैं। इसके बाद बताया गया है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का मतलब होता है जो एक देश से दूसरे देश में हवाई सेवा प्रदान करते हैं। तो कौन कौन से हैं, यहाँ पे कुछ का नाम बताए गए हैं। जैसा कि पहला है छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा जो मुंबई में है। सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जो कोलकाता में है। ये आपको याद नहीं रखना, याद रखने वाली जो चीज है वो ये है, हांगकांग से टोक्यो या विश्व का सबसे लंबा वायु मार्ग है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमारा जो ये चैप्टर है जिसका नाम था मानव पर्यावरण वासस्थान तथा परिवहन, ये अध्याय 7 जो था ये कंप्लीट हो चुका है। हमने इस अध्याय के अंदर जाना मानव पर्यावरण के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने उनके वासस्थान और परिवहन को जाना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी बच्चों को इसका लाभ मिल सके। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।